हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्लियर जीआईबी सीआईबी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम आपके एबीएफएम का मॉड्यूल 1 का जो यूनिट 3 है, जो कि है ऑर्गेनाइजिंग, वो हम देखेंगे। इसके पहले हमने आप यूनिट 1 और यूनिट 2 आपका कंप्लीट किया है, जो कि है बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। तो अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट आप वो दोनों यूनिट की वीडियोज़ प्लेलिस्ट से कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है, एंड देन यू स्टार्ट वॉचिंग दिस। स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप तक फर्स्ट टाइम पहुँचे। और कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट। तो देखते हैं, यूनिट 3 है ऑर्गेनाइजिंग। देखिए स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्ट में हम बेसिकली पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट। कोई भी बिजनेस या फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो पहले स्टेप में हमने देखा था मैनेजमेंट क्या होता है, बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट, और उसके फंक्शंस हमने देखे थे। क्या क्या फंक्शंस थे मैनेजमेंट के? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग और मोटिवेटिंग, एंड देन कंट्रोल, ठीक है। तो ये हर एक फंक्शन का हर एक चैप्टर आपको दिया है। तो लास्ट टाइम हमने प्लानिंग देखा था, अभी देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग। देखिए ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, कोई भी टास्क अगर आप कर रहे हो, ठीक है, बिजनेस में आपको कुछ ऐसा आपने गोल सेट किया, ठीक है, तो गोल सेट करना किस चीज़ में आता था? प्लानिंग में। अभी वो गोल को अचीव करने के लिए किस तरीके से काम करना ज़रूरी है, किस ऑर्डर में वो काम कैसे स्टार्ट करे, कैसे ऑर्गेनाइज करे, कैसे अलग अलग एम्प्लॉयज़ के बीच में उसे डिवाइड करे, ताकि मतलब इसी प्रोसेस को बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। कैसे उसे ऑर्गेनाइज करे ताकि हमारा गोल आसानी से अचीव हो सके। तो यही हम सब देखने वाले हैं ये चैप्टर में। इंट्रोडक्शन एंड फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्टेजेस इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स, मैन्यूल्स, ऐसी सभी चीज़ें देखेंगे। ओके, तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद हम क्या क्या सीखेंगे वो दिया है। Importance of organizing and key issues, organizing process and steps involved, principles of organization, types of organization, organization charts and manuals, organizational culture, organizational structure, authority and responsibility, organizational change, conflict management, ठीक है। So let us start. Fundamentals of organizing. Planning is the first step in the process of managing an organization. The second step is organizing, which is function of management that comes after planning. तो पहला step था planning, दूसरा step है organizing. Organizing entails assigning tasks, grouping tasks into departments, and assigning authority with adequate responsibility, as well as allocating resources within an organization to achieve common goals. तो बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है कि टास्क को कैसे करना है, उसे असाइन करना, कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो टास्क कंप्लीट करना है उसे असाइन करना, किसे अथॉरिटी दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो टास्क अच्छे से कंप्लीट हो रहा है या नहीं, वो चेक करना, ठीक है, कौन वो टास्क कंप्लीट करेगा, ठीक है। देन एलोकेटिंग रिसोर्सेज, लोगों को जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कैसे रिसोर्सेज एलोकेशन करना है टू अचीव कॉमन गोल्स। तो यही सब चीज़ें आती है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। ऑर्गेनाइजिंग इज़ द प्रोसेस of establishing or organizing effective authority relationships between selected task individuals and workplace to group work together in an efficient manner, as well as process of separating work into sections and departments. तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर क्या क्या आता है कि हमें एक इफ़ेक्टिवली जो अथॉरिटी है ना टास्क कंप्लीट करने की, वो इंडिविजुअल्स के बीच में या ग्रुप्स के बीच में एफिशिएंट मैनर में डिवाइड करनी है, ताकि एक बार वर्क को सेपरेटली हर एक ग्रुप में या हर एक इंडिविजुअल में डिवाइड किया तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी फिर वो कंप्लीट करने की, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. If managerial planning is concerned with establishing what tasks should be performed, then organizing is concerned with determine how those tasks should be performed. ठीक है, अगर प्लानिंग के अंदर आता है कि कैसे क्या टास्क परफॉर्म करना है, तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या आता है कि वो टास्क कैसे परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है, कोई भी टास्क कैसे परफॉर्म किया जाएगा. एज अ रिजल्ट, the subsequent action that manager must take after establishing objective and developing a strategy that is feasible is to organize individuals and teams to carry out the plan. तो मैनेजर को क्या करना रहता है कि अलग अलग जो वर्क है, ऑब्जेक्टिव्स है, जो स्ट्रेटेजी एक बार उसने बना दी तो उसे लोगों के बीच में वो प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए पहले तो अलग अलग ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, वो वर्क को उनके बीच में डिवाइड करना पड़ता है. इन अ नटशेल, ऑर्गेनाइजिंग एंटेल्स ग्रुपिंग एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज इन अ वे दैट मेक्स सेंस. तो बेसिकली उनके बीच में एक्टिविटीज़ और रिसोर्सेज को डिवाइड करना रहता है.
Classical closed systems and open systems are two primary classifications that can be used to classify various strategies for division and contribution of work activities as well as distribution of resources. तो ये ऑर्गेनाइजिंग के अंदर दो तरीके से आप जो एक्टिविटीज़ है और रिसोर्सेज, एक्टिविटीज़ मतलब जो वर्क है कि जो कंप्लीट करना है, जो प्लान किया फिर कैसे काम को कंप्लीट करना है वो वर्क, मतलब एक्टिविटीज़, और रिसोर्सेज जैसे कि आईटी रिसोर्सेज है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज, सभी को कैसे डिवाइड करें वो क्लासीफाई करने के दो तरीके हैं, दो कैटेगरीज है. पहली कैटेगरी है क्लासिकल क्लोज सिस्टम्स और दूसरी है ओपन सिस्टम्स. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर एक्टिविटीज़ और रिसोर्सेज डिवाइड करने के कौन से दो तरीके हैं? क्लासिकल क्लोज सिस्टम्स एंड ओपन सिस्टम्स. ओके, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजमेंट इज द एक्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग मेथोडिकल एप्लीकेशंस फॉर अवेलेबल रिसोर्सेज विद इन सिस्टम. यही बात आपको वो बार बार बता रहे हैं कि कैसे आपको डिवाइड करना है रिसोर्सेज. ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटीज मैनेजमेंट इज द कैपेसिटी टू डेवलप सिस्टमैटिक यूज ऑफ रिसोर्सेज इनसाइड सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स आर वेरी नेसेसरी फॉर द मैनेजमेंट. तो बेसिकली जब आप रिसोर्सेज डिवाइड कर रहे हो आपके मैन पावर के बीच में, आपके एम्प्लॉयज़ के बीच में, तो उनके स्किल्स को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है. ठीक है, द टर्म ऑर्गेनाइजेशन इज़ यूज टू डिस्क्राइब द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस. तो आप जब ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस स्टार्ट करते हो, ठीक है, हम आगे देखेंगे कि क्या क्या आता है ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस में, क्या क्या स्टेप्स है, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं. तो ये सभी कंप्लीट करने के बाद जब ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस लास्ट स्टेज में आती है तो उसका फाइनल प्रोडक्ट को ही बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन. तो ऑर्गेनाइजेशन ये टर्म किस चीज़ के लिए यूज़ होती है? फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस. ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है. देन any manager need to have fundamental grasp of organization as it is essential topic for comprehending inner workings of any firm and organization in general, and it is also component of fundamental knowledge that every manager should have. तो basically कोई भी मैनेजर जब टास्क डिवाइड करता है तो उसे ज़रूरी है जो ऑर्गेनाइजेशन फर्म के अंदर क्या क्या वर्किंग चल रहा है उसे समझना. उसको बेसिक फंडामेंटल नॉलेज नहीं रहेगी तो वो टास्क कैसे डिवाइड करेगा ना, रिसोर्सेज कैसे डिवाइड करेगा. द वे लेबर इज सब डिवाइडेड एंड द वे कोऑर्डिनेशन इज गारंटेड बिटवीन वेरियस टास्क्स एंड द पर्सन्स कंडक्टिंग देम इंडिपेंडेंटली आर बोथ रिफर्ड टू एज अ डिज़ाइन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन किसको बोलते हैं? जैसे लेबर को डिवाइड किया है, मतलब काम को लोगों के बीच में, एम्प्लॉयज़ के बीच में किस तरीके से डिवाइड किया है और उनके बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन है बेस्ड ऑन उनको जो भी टास्क दिए हैं और वो टास्क, वो पर्सन वो टास्क को कैसे अलग अलग इंडिपेंडेंटली मतलब अलग अलग तरीके से कर रहे हैं. यही सभी चीज़ों को बोलते हैं डिज़ाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप डिज़ाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किससे बोल सकते हैं? तो जिस तरीके से लेबर डिवाइड हुआ है, कोऑर्डिनेशन कैसे चल रहा है बिटवीन वेरियस टास्क एंड पर्सन्स कंडक्टिंग देम. ठीक है, इन एडिशन द डिज़ाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन tries to consider the interdependencies that exist between the activities that people perform daily, also known as processes. Processes are the de facto levers that are used to achieve organizational efficiency and effectiveness. तो ये जो डिज़ाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करता है कि एक्टिविटीज़ के बीच में और लोगों के बीच में काम करते वक्त कैसे कैसे इंटरडिपेंडेंसीज हो सकती है उसका भी एनालिसिस करता है. ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रोसेसेस. ठीक है, इन कंक्लूजन the design of organization need to consider how individuals and groups make their decisions. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि लोग जब काम कर रहे हैं तो वो कैसे डिसीजंस लेते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है. दिस इज सिंस ऑर्गेनाइजिंग एंड डिसीजन मेकिंग आर टू कोर एक्टिविटीज़ दैट आर इंटीग्रल टू मैनेजरियल वर्क एंड कॉम्प्लीमेंट टू वन अनदर. मतलब ऑर्गेनाइजिंग और डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइज भी करना और डिसीजन मेकिंग, ये दो कोर एक्टिविटीज़ हैं मैनेजरियल वर्क की. ठीक है, अभी देखते हैं. ये तो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, फंडामेंटल्स क्या होते हैं ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग एक्चुअली होता क्या है अभी देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है ये ऑर्गेनाइजेशन का. ठीक है, ये प्रोसेस हम क्यों यूज़ करें, क्यों इतना ये इंपॉर्टेंट है. द वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नीड टू कम्युनिकेट एंड कोऑर्डिनेट विथ वन अनदर एंड वन ऑफ द सिग्निफिकेंट वेज टू डू दिस इज बाय ऑर्गेनाइजिंग. ठीक है, स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप connect all of the different functions and positions in the organization. It outlines channels that can be used for communication between various participants. ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप्स है वो कनेक्ट करते हैं अलग अलग फंक्शंस को जो भी ऑर्गेनाइजेशन में आप परफॉर्म करने वाले हो. स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप्स मतलब क्या कि अभी आपने टास्क अरेंज किया, ठीक है, डिवाइड किया, लेबर डिवाइड किया, काम डिवाइड किया लोगों के बीच में, कि एक्टिविटीज़ को भी डिवाइड किया और रिसोर्सेज को भी डिवाइड किया. तो डिवाइड करने के बाद वो काम करते वक्त वो काम करने के लिए भी कुछ तो इंटरडिपेंडेंसीज रहेगी उनके बीच में. मे बी वो काम करने के लिए दो जन को, जैसे कि फॉर एग्जांपल
अगर बैंक में आप हो, हम बैंक में सपोज काम करते हैं, तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट रहता है ना, मेकर शेकर कॉन्सेप्ट। मतलब क्या कि कोई भी एक पर्सन वो काम कंप्लीट नहीं कर सकता, उसके लिए आपको इंटरडिपेंडेंसीज है। मतलब क्या है, वहाँ पे एक तरीके का स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप है। मतलब वो काम कंप्लीट करने के लिए जो एम्प्लॉयज़ है उनके बीच में कुछ तरीके की इंटरडिपेंडेंसीज है। तो वही कंप्लीट, वो जो इंटरडिपेंडेंसीज है वो कनेक्ट करती है सभी फंक्शंस को और पोजीशंस को इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट आउटलाइंस चैनल्स एंड दैट कैन बी यूज फॉर कम्युनिकेशन। मतलब जो पार्टिसिपेंट वो काम कंप्लीट कर रहे हैं उनके बीच में एक तरीके का चैनल, मतलब एक तरीके का मीडियम कनेक्ट करता है वो, कि वो अच्छे से कम्युनिकेट करती वो काम कंप्लीट करे। ठीक है, द मैनेजमेंट इज हेल्प इन मेनी डिफरेंट वेज बाय ऑल encompassing अप्रोच टू ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग ब्रिंग्स टुगेदर अ वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज टू वर्क टुवर्ड्स अ शेयर्ड गोल। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या किस चीज़ में हेल्प करता है, एक शेयर्ड गोल बना के उसको अच्छे से कंप्लीट करने के लिए हेल्प करता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कंसिडर्ड इन ऑर्गेनाइजिंग आर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजिंग में कंसिडर होते हैं। पहले तो है एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन। एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी अचीव्ड बाय कोलैप्सिंग jobs that are comparable and linked into a single area of expertise, which brings together formerly separate departments. It leads to integration of efforts and coherent in the work by establishing coordination among various departments. तो बेसिकली जो भी जॉब एक बार असाइन किया लोगों को, ठीक है, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन करना भी ज़रूरी है। ठीक है, मतलब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं, अच्छे से कोऑर्डिनेशन उनके बीच में है या नहीं, ये भी करना ज़रूरी है। एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन डिस्क्राइब्स द एक्टिविटीज दैट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट्स एंगेज इन एंड अथॉरिटी कनेक्शंस बिटवीन दोज एक्टिविटीज and departments themselves inside organizational structures. It serves as a management mechanism for directing and controlling the numerous activities carried out by enterprise as a whole. तो एक efficient administration किसको बोलते हैं, तो एक बार अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में वर्क डिवाइड कर दिया। फिर अथॉरिटी कनेक्शंस, मतलब क्या, किस पर्सन को क्या अथॉरिटी दी है वो काम कंप्लीट करने की, वो काम करते वक्त कुछ डिसीजंस लेने की, या अपने सबऑर्डिनेट से, अपने जो लोअर लेवल में एम्प्लॉयज़ काम करें उससे काम कंप्लीट करके लेने की अथॉरिटी किसको दी है। ठीक है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स में किस तरीके से हो रहा है, ये सभी चीज़ों पे एक तरीके का डायरेक्शन देना, मतलब किस तरीके से उनको करना है, और उसमें कंट्रोल भी रखना। ठीक है, अलग अलग एक्टिविटीज़ में यही एक होल एंटरप्राइज को, मतलब एक होल बिजनेस, एक होल ऑर्गेनाइजेशन को बनाता है। क्योंकि अगर अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा तो वो काम अच्छे से कंप्लीट कैसे होगा। दूसरा फैक्टर है रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। नाम से पता चलता है यहाँ पे रिसोर्सेज को अच्छे से बेस्ट तरीके से यूज़ करके आउटपुट लेके आना है। ऑर्गेनाइजिंग इंश्योर्स दैट ईच वर्कर इन द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ रोल एंड जॉब दैट आर good fit for them. This helps to reduce misunderstanding and delays as well as duplication of work and overlap of effort, both of which can be avoided as a result of doing this. मतलब रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, इसका मतलब क्या है कि एक बार एम्प्लॉयज़ को अलग अलग रोल, अलग अलग एक्टिविटी, जॉब दे दिया जो कि उनके लिए फिट है, जो कि वो कर सकते हैं। अगर क्लरिकल लेवल है तो उनको उनके हिसाब से जो वो काम कर सकते हैं वो दिया, ऑफिसर लेवल है तो उनके हिसाब से एक बार उनको काम दे दिया। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि उनको वही काम देना। आजकल तो बैंक में सभी जन सभी तरीके से काम करते हैं, सभी तरीके काम करते हैं, बिकॉज ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि ये क्लरिकल जॉब है ऑफिसर, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन फिर क्या है, उनको एक बार अपने डिवाइड कर दिया वर्क, तो उनके बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, वो काम में डिले नहीं होना चाहिए और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, अगर एक ही काम है और 2-3 एम्प्लॉय सेम काम करे तो उसमें क्या होगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होगा, फिर लेबर वेस्ट होगा ना उसमें। क्योंकि अगर एक काम एक पर्सन एक एम्प्लॉय नहीं करके हो रहा है तो दूसरे जन को करने की वो क्या ज़रूरत है। एंड ओवरलैपिंग ऑफ एफर्ट, क्योंकि वो केस में क्या होगा, एफर्ट ओवरलैप होगा तो डबल काम होगा, मतलब 2 जन कर रहे हैं उसका कुछ यूज़ भी नहीं है। तो ये भी अवॉइड किया जा सकता है। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन है किसमें, ऑर्गेनाइजेशन में। तीसरा है गेनिंग एक्सपर्टाइज। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ग्रुप्स एंड सब डिवाइडिंग वेरियस एक्टिविटीज एंड जॉब्स बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर इज रिफर्ड टू एज अ डिवीजन ऑफ लेबर प्रोसेस। ठीक है, तो मतलब डिवीजन ऑफ लेबर प्रोसेस क्या रहता है कि ग्रुप्स को क्रिएट करना और उनके बीच में एक्टिविटीज़ और जॉब्स को डिवाइड करना। ठीक है, इसी को कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर प्रोसेस। इट एनेबल्स द कंप्लीशन ऑफ मोस्ट वर्क इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम वाइल मेंटेनिंग बेनिफिट ऑफ एक्सपीरियंस। तो जिसके पास जितना एक्सपर्टाइज है, जितना एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से उनको वर्क डिवाइड करना, तो वो अपने काम में ऑब्वियसली एक्सपर्ट ही रहेंगे। ठीक है, देन है प्रमोटिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजिंग इज एन इसेंशियल टेक्निक ऑफ फॉस्टरिंग कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन अमंग मेनी डिपार्टमेंट्स दैट मेकअप ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयज़ के बीच में कोलैबोरेशन होना और कम्युनिकेशन होना। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप्स कनेक्ट ऑल ऑफ द डिफरेंट
functions and positions in the organization. It outlines channels and channels that can be used for communication between various participants. ये सेम सेंटेंस आपको दिया हमने जो अभी ऊपर देखा था यहाँ पे स्ट्रक्चर रिलेशनशिप, ये दोनों सेंटेंस आपको एक्जैक्टली सेम दिया, तो मैं फिर से आपको नहीं बताऊंगी ये क्या है, ठीक है। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग के अंदर अगर आप अच्छे से ऑर्गेनाइजिंग करते हो तो ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी होता है। देन है क्रिएटिंग ट्रांसपेरेंसी, द टास्क, एक्टिविटीज एंड ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट आर एक्सपेक्टेड ऑफ वर्कर्स in each position are detailed in a written document known as job description. This document specifies in a great detail what is expected of workers in each position. The personnel are assigned their appropriate levels of power and responsibility by organization. This contributes to the organization's attainment of clarity and transparency. तो बेसिकली जब कोई भी पर्सन को जॉब असाइन किया जा रहा है, कोई टास्क हो, एक्टिविटी हो, ड्यूटी हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, कोई भी सबऑर्डिनेट को, तो वो क्या क्या काम करेगा, ठीक है, उससे क्या क्या काम एक्सपेक्टेड है, ठीक है, उसका एक डिटेल रिटर्न डॉक्यूमेंट रखना, उसी को कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट एम्प्लॉय, कि वो पर्सन का क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है। तो वो जो सपोज कोई कंपनी में अगर एडवर्टाइज आई कि ऐसा ऐसा वैकेंसी है, तो उसमें नीचे देते हैं ना जॉब डिस्क्रिप्शन, मतलब क्या है कि वो पोजीशन में जो व्यक्ति, जो पर्सन बैठेगा या बैठेगी, तो उसे वो काम करना है, मतलब क्या, उसे क्या टास्क, एक्टिविटी, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसकी है, ठीक है, एक्सपेक्टेड है। तो इससे क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट होती है। जब ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस के अंदर हम ये करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी क्रिएट होती है। एंड देन है एक्सपांशन एंड डेवलपमेंट, व्हेन रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड इन देयर फुल एंड पोटेंशियल and there is an appropriate division of labor between departments and personnel, management is able to increase its strength and carry out a greater number of operations. मतलब जब अच्छे से रिसोर्सेज को उनके फुल पोटेंशियल से यूज़ किया जाता है, अच्छे से लेबर को डिवाइड किया जाता है डिपार्टमेंट्स के बीच में, लोगों के बीच में, तो मैनेजमेंट उसका 100% स्ट्रेंथ यूज़ करके मैक्सिमम ऑपरेशन, मैक्सिमम काम कर सकता है, ठीक है, उनके एम्प्लॉय से करके ले सकता है। इन सच सिचुएशंस इट इज़ ईजी फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू राइज टू अ ओकेजन एंड एक्सटेंड देयर ऑपरेशंस इन अ मेथोडोलॉजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल फैशन, ठीक है, तो अच्छे से उससे काम करके ले सकता है। तो ये है और एक इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपांशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये थे स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ करना, ठीक है, कोई भी बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में, बैंक में, कंपनी में अगर आप ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस यूज़ करते हो, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग, तो क्या उसके फैक्टर्स है इंपॉर्टेंट, एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी आती है, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन होता है, एक्सपर्टाइज गेन होता है, प्रमोटिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, क्रिएटिंग एक्सपर्टाइज एंड एक्सपांशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अभी देखते हैं क्या क्या स्टेजेस है ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस के अंदर। There are 5 stages in organizing process. They are as follows: defining and reviewing plans and objectives of a company, determining the work activities needed to accomplish the objectives, categorizing and grouping essential work activities into manageable units, assigning activities and delegating authority, and designing a hierarchy of relationships. ये important है स्टूडेंट्स, और ये हम आगे देखेंगे, आपको डिटेल में हर एक स्टेज दी हुई है, तो हम देखते हैं ये क्या है। देखिए ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या होता है पहले वो समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग मच लाइक द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग ought to be carefully designed and carried out, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस प्लानिंग की तरह ही होती है, वो अच्छे से डिज़ाइन करना पड़ती है। The process entails determining what task must be completed in order to achieve laid down objectives, delegating those tasks to specific individuals, and then organizing those specific individuals into decision making framework, also known as organizational structure. तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं कि एक प्रोसेस जिसमें आपको एक कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किया, तो उससे कंप्लीट करने के लिए क्या क्या काम, क्या क्या टास्क करना ज़रूरी है, फिर वो टास्क को अलग अलग लोगों के बीच में, इंडिविजुअल्स के बीच में कैसे डिवाइड करोगे, और फिर कैसे उसे ऑर्गेनाइज करोगे ताकि डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क जो है वो इंडिविजुअल्स का, वो अपने डिसीजंस लेके, एक अथॉरिटी लेके वो काम कंप्लीट करे, इसी को कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एंड ऑर्गेनाइजेशन इज द एंड रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एंड रिजल्ट ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का, ये हमने पहले भी देखा था। An organization is a whole that consists of integrated pieces of work together in a harmony to carry out duties in order to achieve goals in a manner that is both effective and efficient. If an organization process is successfully conducted, the end result should be working atmosphere in which every team member is aware of their respective task. तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली छोटे छोटे पीसेस है वर्क की, मतलब जो कि लोगों को, अलग अलग एम्प्लॉयज़ को असाइन किए हैं टू अचीव एक्चुअल आवर गोल, और जो कि अच्छे से वो अपना काम कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है वो सक्सेसफुल हुआ, ऐसे हम कब बोल सकते हैं, जब
जो एंड रिजल्ट रहेगा ना, जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस का लास्ट वाला रिजल्ट, उसमें सभी लोग अपने काम अच्छे से कर रहे हैं एक गुड एटमॉस्फेयर में, और उन सभी लोगों को पता है कि हमें क्या क्या काम करना है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या गोल है जो कि अचीव करना है, ठीक है, उसी को कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस सक्सेसफुल होना। ओके, तो ऐसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि when we can say that organizing process is successfully conducted, जब the end result should be working atmosphere in every member of a team aware of their respective task. Okay, in the event that process of organizing it not managed well, the outcome may cause confusion, frustration, loss of efficiency and reduction in effective output. तो हम कब बोल सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है वो सक्सेसफुल नहीं रही, जब आउटकम मतलब रिजल्ट में क्या रहेगा, लोगों के बीच में कन्फ्यूजन रहेगा, फ्रस्ट्रेशन रहेगा, एफिशिएंसी नहीं रहेगी, आउटपुट में बेस्ट आउटपुट नहीं रहेगा, कमी रहेगी, तो हम बोल सकते हैं कि वो इफेक्टिवली उसे ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस नहीं किया। द एबिलिटी ऑफ मैनेजर टू ऑर्गेनाइज द वर्क ऑफ हिज और हर एम्प्लॉयज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। द मैनेजमेंट ड्यूटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग बोथ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एंड द मोस्ट क्रूशियल टास्क। तो मैनेजर की एबिलिटी वर्क को ऑर्गेनाइज करना उनके बीच, उनके एम्प्लॉयज़ के बीच में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मैनेजर का, ठीक है, और ये बहुत डिफिकल्ट भी है और क्रूशियल भी है। Delegating tasks and responsibilities to employees and providing them with the authority they need to successfully carry out these responsibilities and tasks is another aspect of organizing business. Delegating responsibilities and assigning appropriate level of power are two essential components of effective organization. तो एम्प्लॉयज़ को जो टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनको डिवाइड करके देना और उनको एक अथॉरिटी देना ताकि वो काम सक्सेसफुली कंप्लीट कर सके, ये एक तरीके का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने के लिए। इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस जब सक्सेसफुल होता है तभी तो ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव होगा ना, क्योंकि ये एंड रिजल्ट है, ठीक है। इन जनरल द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 5 स्टेजेस। तो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस को इसीलिए हम अभी 5 स्टेजेस में ब्रेक करेंगे। देखिए यही आपको ऊपर दिया था, मैंने आपको बोला था ना, नीचे आपको एक एक पॉइंट ही एक्सप्लेन करेंगे कि स्टेजेस इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या होता है, यही एक एक पॉइंट अभी आपको डिटेल में यहाँ पे दिया है। तो पहला स्टेज है रिव्यू ऑफ प्लान्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। देखिए ऑर्गेनाइजिंग जो फंक्शन है वो बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट का ही फंक्शन है, वो आया कहाँ से है, मैनेजमेंट के बेसिक फंक्शन से। किसके बाद आया है, प्लानिंग के बाद ना। देखिए हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट में, देखिए फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में जब कोई भी बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट करती है तो पहला वो क्या करती है, प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग एंड फिर कंट्रोलिंग। यही तो आपके चैप्टर्स है ना। तो ऑर्गेनाइजिंग आया किसके बाद है, प्लानिंग के बाद ना। पहले प्लानिंग हुआ रहेगा, मैनेजमेंट ने प्लानिंग किया, उसके बाद में ऑर्गेनाइजिंग के पास आए। इसीलिए जब हम ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस समझते तो सबसे पहली स्टेप है जो प्लानिंग किया है उसको रिव्यू करना, क्या क्या ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं उसे समझना। ओके, टू अकम्प्लिश वंस गोल्स वन मस्ट फर्स्ट कंप्लीट वन स्पेसिफिक टास्क। Plans formulated by the management determine activities that are required to achieve objectives of the organization. The initial step for managers should be to review plans and they should continue to do so even after plans have been modified and new goals established. मतलब मैनेजमेंट का पहला काम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट करने के बाद पहले तो देखना कि किस पर्सन को क्या क्या टास्क असाइन किया है, फिर क्या देखना कि प्लान्स जो कि मैनेजमेंट में बनाए हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो वो प्लान्स को रिव्यू करना, और जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस चालू करेंगे मतलब एग्जीक्यूशन ऑफ वो प्लान जब चालू रहेगा तभी भी रिव्यू करते ही रहना है, क्योंकि अगर कोई प्लान वर्क नहीं किया तो उसमें जो मॉडिफिकेशन लगेंगे तो वो कब पता चलेंगे, जब रिव्यू करते रहेंगे, ठीक है, और फिर न्यू गोल्स इस्टेब्लिश कर सकते हैं। दूसरा स्टेप है डिटरमाइनिंग द वर्क एक्टिविटीज़ नीडेड टू अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव। अभी ऑब्जेक्टिव का प्लान तो रिव्यू किया, अभी वो ऑब्जेक्टिव मीट करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए क्या क्या काम करना ज़रूरी है तो उसे डिटरमाइन करना, ठीक है। डिटरमाइनिंग वर्क एक्टिविटीज़ फॉर अचीविंग लेट डाउन ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट दैट daunting task as it could initially appear to some managers. Managers need to simply compile a list and conduct in-depth analysis of all the tasks and activities that must be completed to realize the organization's objective. तो किसने क्या क्या काम करना है, बेसिकली नहीं किसने क्या क्या काम करना, नहीं क्या काम करना ज़रूरी है। ये जो एक बार प्लान समझा तो ऑब्जेक्टिव्स जो गोल सेट किया उसको कंप्लीट करने के लिए क्या काम करना ज़रूरी है, ये आता है ये स्टेप के अंदर। इसके लिए मैनेजर को क्या करना है, उसको बेसिकली एक लिस्ट कंपाइल करनी है, इन डेप्थ एनालिसिस करना है कि क्या क्या टास्क और एक्टिविटीज़ करनी चाहिए ये गोल अचीव करने के लिए, ये आता है डिटरमाइनिंग वर्क एक्टिविटीज़ में। तीसरा स्टेप है कैटेगराइजिंग एंड ग्रुपिंग इसेंशियल वर्क एक्टिविटीज़ इनटू मैनेजरियल यूनिट्स। अभी क्या आता है इसमें, द मैनेजर माइट चूज टू ग्रुप एक्टिविटीज़ यूजिंग वन ऑफ दीज 4 डिपार्टमेंटलाइजेशन मॉडल्स।
फंक्शनल, जोग्राफिक, प्रोडक्ट एंड कस्टमर्स। देखिए, एक बार मैनेजर ने डिसाइड कर लिया, लिस्ट बना ली, लिख लिया कि क्या क्या काम करना ज़रूरी है ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए। उसके बाद का स्टेप क्या है कि वो जो काम है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में डिवाइड करना, कि कौन से डिपार्टमेंट को क्या काम करना है ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहेंगे ही ना जो काम करते हैं अचीव करने के लिए। ठीक है, तो वो डिपार्टमेंटलाइजेशन मॉडल के 4 टाइप्स में उसमें वो डिवाइड कर सकता है। जो ये काम है वो 4 तरीके से वो डिवाइड कर सकता है उसके डिपार्टमेंट्स में। कौन से हैं 4 डिपार्टमेंटलाइजेशन मॉडल्स, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। कौन से 4 डिपार्टमेंटलाइजेशन मॉडल्स है? फंक्शनल मॉडल, जोग्राफिक मॉडल, प्रोडक्ट मॉडल एंड कस्टमर मॉडल। ठीक है, फिर 4th स्टेप है असाइनिंग एक्टिविटीज़ एंड डिलीगेटिंग अथॉरिटी। अभी ये स्टेप में क्या रहता है, मैनेजर डिलीगेट्स पर्टिकुलर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू पर्टिकुलर एम्प्लॉयज एंड इन एडिशन टू दिस दे ग्रांट अथॉरिटी दैट इज राइट टू ईच इंडिविजुअल टू कैरी आउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट हैव बीन गिवन टू देम। ये स्टेप में एक बार देखो क्या किया, ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में पहले तो रिव्यू किया, फिर क्या किया, एक्टिविटीज़ क्या क्या करनी है वो समझा। ठीक है, पहले तो रिव्यू किया, फिर एक्टिविटीज़ क्या करनी है वो समझा, फिर क्या किया, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली उनको क्लासीफाई किया। अभी क्या करेंगे 4th स्टेप में कि एक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय को क्या क्या काम करना है इन दैट रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, वो मैनेजर को काम करना है। ठीक है, और उनको क्या क्या अथॉरिटी राइट देना है वो एम्प्लॉय को वो काम करने के लिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ये आता है 4th स्टेप में। और 5th स्टेप में क्या आता है, डिजाइनिंग अ हायरार्की ऑफ रिलेशनशिप्स। It is responsibility of a manager to analyze the vertical, decision-making and horizontal coordinating relationship that exists throughout the organization. The manager should then use organizational charts to draw relationship between different departments. मतलब देखिए, hierarchy of relationships क्या होता है समझिए स्टूडेंट्स। वर्टिकल, देखो जब मैनेजर अपनी एम्प्लॉयज़ को काम डिवाइड करता है, तो जब हम वर्टिकल हायरार्की देखेंगे, उसी को इन्होंने डिसीजन मेकिंग बोला है। मतलब टॉप डाउन अप्रोच अगर हम देखेंगे तो ऊपर से मैनेजर कुछ ऑर्डर देगा, वो कुछ डिसीजन लेगा और वो एम्प्लॉयज़ को फॉलो करना है। तो वर्टिकल हायरार्की में क्या आता है, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो मैनेजर को क्या करना है, एनालाइज करना है वर्टिकल हायरार्की मतलब डिसीजन मेकिंग। एंड हॉरिजॉन्टल हायरार्की के अंदर क्या आता है, कोऑर्डिनेशन। मतलब देखिए, हॉरिजॉन्टल मतलब क्या, सेम डेजिग्नेशन के सेम लेवल के लोग, मतलब मैनेजर के अंडर जो भी लोग इंडिविजुअल्स काम करें, सपोज 5 एम्प्लॉयज़ काम करें, तो उनके बीच में क्या डिसीजन मेकिंग होकर नहीं, डिसीजन कौन लेगा, अबाउ पोस्ट वाला, जो कि है वर्टिकल में आता है ना। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या, सिमिलर लेवल के जो लोग हैं वो कोऑर्डिनेशन करके काम करेंगे ना, मतलब उनके बीच में क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल हायरार्की में क्या आएगा, कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, तो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप्स एक मैनेजर को एनालाइज करना है। ठीक है, और उसके हिसाब से उसको काम डिवाइड करना है। ये आता है 5th स्टेप में, डिजाइनिंग और हायरार्की ऑफ रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थे ऑर्गेनाइजिंग के स्टेप्स, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के, रिव्यू ऑफ प्लान्स, डिटरमाइनिंग वर्क एक्टिविटी, कैटेगराइजिंग एंड ग्रुपिंग एसेंशियल वर्क इनटू डिपार्टमेंट्स, असाइनिंग एक्टिविटीज एंड डिलीगेटिंग एक्टिविटी एंड डिजाइनिंग हायरार्की ऑफ रिलेशनशिप्स। ठीक है, और कुछ प्रोसेसेस है और प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के, वो भी देखते हैं। डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव, ऑब्वियसली एक ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना जरूरी है। अ गोल इन माइंड इज टिपिकली बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनाइजेशन। दिस ऑब्जेक्टिव विल बी अकम्प्लिश थ्रू completion of various projects or activities that have been planned by organization। तो कुछ जो गोल प्लान किए हैं तो उसके हिसाब से क्या क्या एक्टिविटीज़ करने हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे भी ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट करना ज़रूरी है ना, जो मेन ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने के लिए, तो वो भी करना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर इंस्टेंस इफ ऑर्गेनाइजेशन इज इंटरेस्टेड इन एक्सपोर्टिंग गुड्स, it must determine the nature and type of goods that will be exported, sources from which raw materials will be obtained, countries to which goods will be exported, and number of foreign buyers that will need to be coordinated। मतलब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ने एक गोल बनाया कि मुझे गुड्स एक्सपोर्ट करने हैं, सपोज उन्होंने गोल बनाया 10,000 गुड्स उन्हें एक्सपोर्ट करनी है, 1 लाख गुड्स एक्सपोर्ट करने हैं, तो उन्होंने टारगेट दिया। तो मुझे बताओ, अगर एक मेन गोल बनाया, क्या हो गया, नहीं, उसको उसके अंदर के भी छोटे छोटे गोल्स भी ज़रूरी है। क्या है, जैसे कि क्या टाइप, क्या नेचर ऑफ गुड्स वो यूज़ करेंगे, रॉ मटेरियल कहाँ से लाएंगे, कौन से कंट्री को एक्सपोर्ट करेंगे, कौन से फॉरेन बायर्स उनको बाय करेंगे, जैसे कि क्या क्या फंडिंग होगी, ये भी सभी चीज़ें आती है ना। तो ये क्या है, डिटर्मिनिंग गोल्स। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन इज टू कैलकुलेट कंप्लीट अमाउंट ऑफ वर्क दैट नीड टू बी डन। तो जब आप ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस स्टार्ट करते हो तो उसमें सबसे पहले स्टेप क्या है कि आपको टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना वर्क की, कि कितना टोटल काम हमें करना है ये ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस करते हो, मतलब ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने के लिए टोटल कितना काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, टू कैलकुलेट द कंप्लीट अमाउंट ऑफ वर्क दैट नीड्स टू बी डन। देन क्लासीफाइंग एक्टिविटीज़,
A single person cannot be responsible for managing all of the activities of a medium or large organization. As such, total work is broken down into small units and distributed among the workers and employees in accordance with their skills and capabilities and also in accordance with their aptitude. मतलब कोई भी एक पर्सन सभी काम तो नहीं कर सकता, मैनेजमेंट भी एक्टिविटीज़ का करो, फिर लोगों से करके भी लो, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, नहीं. तो हर एक काम को जो टोटल वर्क एक बार आपको पता चला यहाँ पे कितना करना है, वो काम को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है वर्कर्स के बीच में, एम्प्लॉयज़ के बीच में, मैनेजर्स के बीच में, ठीक है, फ्रॉम टॉप डाउन अप्रोच, ताकि वो काम अच्छे से किया जा सकता है. इसे को कहते हैं क्लासीफाइंग एक्टिविटीज़, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद देयर एप्टीट्यूड. मतलब क्या, हर एक के एप्टीट्यूड के हिसाब से, हर एक का जो जितना भी कैपेसिटी है काम करने का, उसके हिसाब से उसको वर्क डिवाइड करना है. फिर तीसरा है असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज़. After analyzing and classifying all the tasks that take place in the specific departments, employees who work in those departments are given only one job within that department that is tailored to their particular set of skills, capabilities and abilities. The document is known as job description. ये हमने पहले भी देखा था ना, ये कॉन्सेप्ट जॉब डिस्क्रिप्शन. क्या कौन से रिटर्न डॉक्यूमेंट को जॉब डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, जिसमें जो भी एम्प्लॉय कोई एक तरीके का जो काम वो करेगा, तो उसके ऊपर क्या टास्क दिया है काम कंप्लीट करने का, क्या कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए, वो कैसे वो काम कंप्लीट करेगा, क्या क्या काम उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है, उसकी क्या ड्यूटी रहेगी. द एक्सप्लिसिटली डिफाइंस एम्प्लॉयज़ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज टू असाइन दोज ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एम्प्लॉयज़ एंड गिव देम टू द एम्प्लॉय. तो उसी को कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एम्प्लॉय. तो ये थे और कुछ स्टेप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्टूडेंट्स. अभी हम देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. आई होप आपको समझ में आ रहा है हम क्या यहाँ पे पढ़ा रहे हैं. अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. स्टूडेंट्स देखिए, जो पॉइंट मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ, वो आपको जब आप बुक से रिविजन करोगे आपको हाईलाइट करने हैं, तो वही पॉइंट्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है. वो सब इंपॉर्टेंट है जब आप रिवीजन करोगे ना एग्जाम में जाने से पहले. तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू कि पूरा बुक आप फिर से पढ़ो. तो ये जो कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, आप फटाफट वही नज़र के नीचे से रिवीजन करके फिर एमसीक्यू की तरफ जाओगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आपको डेफिनेटली ज़्यादा फ़ायदा होगा. सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा ABFM का मॉड्यूल A यूनिट 3 का पार्ट 1. आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं. इसके आगे आने वाले पार्ट्स में आपको प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस क्या क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं, ये सभी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे स्टूडेंट्स. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो. बने रहिएगा हमारे चैनल पे और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि सभी की जो 10 जून को आने वाली एग्ज़ाम है वो CIIB की क्रैक हो. और 1 अप्रैल से चालू हुआ है आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, तो जल्द ही फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि बाद में फिर आपको लेट फ़ी भरनी पड़ेगी. सो थैंक यू.